नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के पास बचने का अब संसद में कोई रास्ता नहीं। एनडीए के सहयोगी भी नाराज मोदी से। अब एक ऐसी संकट में यह सरकार पड़ गई है, जो बड़ी बड़ी दुर्लभ सी परिस्थिति इस सरकार के लिए आ गई है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 12 साल से चल रही यह सरकार मोदी की, जिस झूठ की बुनियाद पर यह सरकार थी, उस झूठ के बुनियाद का भंडाफोड़ हो गया। और जब झूठ के बुनियाद का भंडाफोड़ हो गया, तो सरकार की असलियत सामने आ गई। सरकार की असलियत सामने आ गई तो सरकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब जब रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो यह रास्ता इस हद तक निकल करके बाहर आ रही है कि अभद्रता पर यह सरकार चल पड़ी है। अब ओझल सी बातें और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी करना गलत द्वेष से, और इंदिरा गांधी जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, अभद्रता उस हद तक जाना जो नहीं बोला जा सकता कभी पार्लियामेंट के अंदर। ऐसी बातों को करना यह दिखाता है कि सरकार की कमजोरियों को दर्शाता है। और सरकार की कमजोरियां इस वक्त यह है कि लोकतांत्रिक तौर पर आम जनता को जो अधिकार मिले हुए हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में दिए, कि आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई वह बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। और इस देश को गुलामी की से निकाला गया था। जब आजाद हुआ था तो हमारे पास कुछ था नहीं। आज जो यह किया हुआ है, यह मोदी का किया हुआ नहीं है, यह देश और लोकतंत्र स्थापित, लेकिन इसमें भेदभाव डाल दिया नरेंद्र मोदी ने। तो अब इस सरकार के दो कथन थे जिस पर यह सरकार की बुनियाद टिकी हुई थी, एक देशभक्ति और एक हिंदू मुस्लिम। बस इसी दो पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति आधारित थी, और इन दोनों का भंडाफोड़ हो गया। तो अब दिक्कत यहाँ आ रही है कि इनके कोर वोटर जो है, वह कोर वोटर इनसे दूर हो रहे हैं, और इस हद तक दूर हो रहे हैं कोर वोटर कि आने वाले वक्त में इन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर सत्ता का स्वाद चख पाना इनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके हिंदुत्व का ही पोल खोल गया और देशभक्ति चाइना के कब्जे में हमारे देश की जमीन चली गई। अब यह सरकार जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, तो इसमें हमारे देश के सरकार में बैठे जो मुख्य पदों पर हैं, कुछ लोग ऐसे चरित्रों में फंस गए हैं कि उनकी असलियत सामने आ गई। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर जेफरी एप्स्टीन फाइल का दूंगा। अब बहुत जरूरी है इस बात पर चर्चा करना कि जेफरी एप्स्टीन फाइल ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। आप दर्शक इसे समझिए बड़ी ध्यान से। मैं गुजारिश करूंगा कि जो दर्शक लेट जुड़ रहे हैं, लाइव समाप्त होने के बाद जरूर देखें। हम लोग भी फील्ड में निकले हुए हैं, लेकिन तो यूपी में हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं, कोई कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। कई सारे गाँव का दौरा हम लोगों ने 35-36 घंटे के अंदर कर लिया, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कैमरे से भाग जा रहा है। डर, खौफ, यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का खौफ। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि बरेली से लेकर के और सीतापुर के आसपास में किसी ने बोला नहीं। हम लोग पूरे यूपी में यह डर, गाँवों में यह डर है कि आरएसएस वाले, भाजपा वाले क्या नाम है कि वो करेंगे, हम लोग को परेशान करेंगे। लेकिन ऑफ कैमरा जो बातें बता रहे हैं, बहुत ही भयावह है वह चीजें। मतलब यह दिखा रहा है कि हमारे ही देश में रह करके और हमें गुलाम बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। एसआईआर की वजह से भी गाँव में खौफ एक है कि हमारा नाम आया नहीं, हमारा, हम तो जिंदा है, हमें क्यों मृत्यु कैसे बता दिया। अब वह करे तो क्या करे, किसको जाकर के बोले, बीएलओ सुनता नहीं है, और बीएलओ सुनता है तो उसके ऊपर से कट जाता है। यह सारी चीजें बहुत मतलब वो चल रही है यूपी के अंदर। और लेकिन एक चीज मैं उस मूल मुद्दे पर फिर से एक बार आऊं, जो आप दर्शकों को मैं बताना बहुत जरूरी है। अब संसद की कार्रवाई जब अभी से कुछ पल बाद जब चालू होगी, तो
आज क्या होता है हंगामा, वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो मुख्य एक बिंदु और कि इस वक्त मोदी की सरकार, खास करके जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर विदेश मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। डरे इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर कुछ हमला हो जाएगा ना, ऐसी कोई ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती। हमारे देश के पार्लियामेंट में ऐसी हो ही नहीं सकती, कोई शक्ति ही नहीं वहां तक पहुंच जाए, कोई भी हो, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी है कि उस सिक्योरिटी को पार करके किसी का जाना इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव ही नहीं है, मान ही नहीं सकता कोई, संभव ही नहीं है। और कोई बोले तो आप मानिए भी मत। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने यह कैसे कह दिया नरेंद्र मोदी को बचाने के चक्कर में। नरेंद्र मोदी इसलिए पार्लियामेंट में नहीं जा पाए क्योंकि उनकी सच्चाई वहां सामने आ गई थी, और राहुल गांधी बुक जनरल नरवणे की लेकर के चले गए थे। जब जनरल नरवणे की बुक लेकर के चले गए थे तो उसमें जनरल नरवणे ने वही चीज लिखा था जो उनको सरकार से कहा गया। सरकार ने आदेश नहीं दिया उन्हें, तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि नहीं आदेश दिया, और चीनी सेना हमारे सामने खड़ी थी, हमारे कई फौज के जवान शहीद हो गए। तो यह, और हमारे ठिकानों पर भी कब्जे कर लिए उन लोगों ने। तो सरकार निर्णय क्यों नहीं ली? क्या चाइना के पास कुछ राज था हमारे देश की सरकार का, या कुछ सौदेबाजी कर लिए थे, या पीएम केयर फंड में उसने कुछ पैसे दे दिए थे, क्या आरएसएस को दे दिए थे? क्योंकि चाइना का डेलीगेट तो आकर के आरएसएस से मिलता है। कौन है आरएसएस? आरएसएस कौन है? हमारे देश का फैसला आरएसएस करेगा? इस देश को आजादी आरएसएस ने दिलाई है क्या? नहीं दिलाई, तो कैसे, वो कौन होता है फैसला करने वाला? तो अब जब इनकी सच्चाई आ गई तो देशभक्ति गायब हो गई, क्योंकि पुलवामा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में वीर जवानों के नाम, शहीदों के नाम वोट मांगे थे, तो जो कि चुनाव आयोग का उल्लंघन है, चुनाव प्रक्रियाओं का, लेकिन इन्होंने किया। अब ऐसे में देशभक्ति इनकी धरातल में आ गई। इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया। तो यह सारी चीजें अब उस किताब के जरिए इनके चरित्र उजागर हो गए, तो देशभक्ति का इनका भंडा फूट गया। और जब देशभक्ति का भंडा इनका फूट गया तो इनके सामने अब चरित्र सामने आ गया, तो कुछ बोलने को नहीं। दूसरा दूसरा हिंदुत्व को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के शंकराचार्य पर जिस तरह से इन लोगों ने टीका टिप्पणियां की, जब शंकराचार्य हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, 4 शंकराचार्य हैं हमारे देश में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 वेदों को क्या नाम है कि वो प्रभावित करते हैं, मतलब जागृत करते हैं सबको, हिंदुत्व का दिलाते हैं, संस्कृति का याद दिलाते हैं अपना, कि हमारा सब कुछ वो जिंदा रहे। तो ऐसे में जब सारी उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा, उनको शंकराचार्य से मानने से कोशिश किया गया राम मंदिर उद्घाटन में। अब प्रधानमंत्री कौन होते हैं फहराने वाले? उसी शंकराचार्य या जगत गुरु को ही फहराना चाहिए। प्रधानमंत्री तो शंकराचार्य है नहीं, पंडित तो है नहीं कि वह जाकर, तो बीच में ये लोग टपक जाते। ये जो हिंदुत्व का पाठ दिखाया जा रहा था, या प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे थे, यह सब भेद खुल गया कि ये पाखंडी लोग हैं। तो हिंदू लोग भी इनसे नाराज हो गए, 2 धड़ों में बट गए, और शंकराचार्य के साथ लोग खड़े हो गए। अब शंकराचार्य लखनऊ फिर कूच करने का इरादा बना चुके हैं चारों शंकराचार्य। अब ऐसे में हिंदुत्व और देशभक्ति इनकी दोनों चली गई। बड़े ध्यान से समझिएगा, इसे बहुत जरूरी है यह, क्योंकि इस देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यह 2 चीजें हो गई, तो यह दोनों इनका खुलासा हो गया। हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा रहा था, जबकि मुस्लिम ने क्या बिगाड़ा है हिंदू का, और हिंदू ने क्या बिगाड़ा है मुस्लिम का। लेकिन इनके बातों पर रिएक्ट मुस्लिम भाई ने नहीं किया। जब मुस्लिम भाई ने रिएक्ट नहीं किया तो इनका प्लान फेल हो गया, भड़का नहीं पाए। अगर किसी हिंदू ने कुछ सताया भी मुस्लिम भाई को तो वह चुप ही रहा, लेकिन उस मुस्लिम के बचाव में कुछ हिंदू हैं जिनकी आत्मा सही है, जो जिनकी जमीर है, वह उसके बचाव में आए। तो अब उत्तराखंड में देखिए बाबा का कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ ना भाई। एक मुस्लिम वर्ग का, वह 40 साल से बेचारा दुकान चला करके अपना परिवार पाल रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसे एक हिंदू बचाने गया बजरंग दल वालों से, तो उस हिंदू की जीन पर ये लोग हमला करने लगे, एफआईआर करने लगे, ये करने लगे, वो कर, लेकिन हिंदू आया बचाने के लिए, हिंदू हिंदू से लड़ गया। क्यों
कर रहे हो, क्योंकि मुस्लिम ने कुछ बिगाड़ा है क्या? लेकिन यह लोग यह नफरत फैला, यह सारे पाखंड खत्म हो गए, इनके चरित्र सामने आ गया देश को कि ये इस्तेमाल करते हैं इसका। अब ये दो चीजें आप बड़े ध्यान से समझिए कि इनका हिंदुत्व का भी चरित्र सामने आ गया कि ये पाखंड करते हैं, और दूसरा इनका जो देशभक्ति का था वह भी हो गया। अब मुख्य और इसके आगे अब हम लोग बढ़े तो इसके आगे जिस तरह से इन लोगों ने अमेरिका को लेकर के जिस तरह से इनकी सारी चीजें अब देश के सामने आ गई हैं, वह अमेरिका से डील, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डील जो कर रहे हैं, वह डील क्या है, इसका कोई आधिकारिक सूचना नहीं है हमारे देश की तरफ से। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री को इसका खाका पूरा देश के सामने रखना चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहिए इसके ऊपर कि हम अमेरिका से डील कर रहे हैं, यह चीजें हैं। लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं, ना तो वाणिज्य मंत्री को जानकारी है और ना विदेश मंत्री को जानकारी है, ना कृषि मंत्री तो नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ ढुक गए हैं। और विदेश मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछिए, वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि हम सार्वजनिक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। मतलब अमेरिका हर बात का ऐलान कर रहा है, अमेरिका यह कह रहा है कि डील हो गई और हमारी डील हो गई, हमारी डेयरी फार्म जो है या किसानों के जो सामान है वह भारत में हम डंप करेंगे 0% टैरिफ पर, और भारत के ऊपर हम 18% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन 50% से 18% हुआ नहीं है, अभी आदेश पारित नहीं किया है इसका, अमेरिका ने सिग्नेचर नहीं किया अभी फाइल पर। लेकिन अमेरिका के हर सामानों को ये 0% करेंगे, और रसिया से एक बूंद भी ऑयल जिस दिन आना बंद हो जाएगा तब 18% का टैरिफ लगेगा, नहीं तो 50% टैरिफ लगता रहेगा। अब इनका कहना है कि अगले हफ्ता वहां का एक डेलीगेट आ रहा है, ज्वाइन करेंगे। अमेरिका तो कह रहा है हमारा डील पक्की हो गई है कि भारत के ऊपर हम 18% टैरिफ लगाएंगे और भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर, हर अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ लगाएगा। तो सोचिए, अमेरिका जो विश्व का इकलौता पैसे वाला देश है, उसके ऊपर हम 0% टैरिफ लगाएंगे, और हम जो गरीबी में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, हम 18% उसको टैक्स देंगे। बताइए, हमारा सामान जाएगा तो हम 18% टैक्स देंगे, जबकि हम गरीबी में जी रहे हैं, और वह जो अमीर है दुनिया का, वह हमारे पास सामान बेचेगा तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। ये कैसा समझौता है भाई? ये कैसा समझौता है? इसका मतलब सरकार चलाने के लिए आप इस देश के गरीबों के खून को चूसोगे। एक तो इससे क्या होता है कि किसानों की जो आय है उस पर फर्क पड़ेगा। आय की तो बात छोड़िए, किसान फसल उगाने की भी सोच नहीं पाएंगे। अब इसको लेकर के किसान चिंतित है, लेकिन सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा है, और अमेरिका बार बार क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि हम अपना दूध भी उतारेंगे, अखरोट भी उतारेंगे, सोयाबीन भी उतारेंगे, कपास भी उतारेंगे, गेहूं भी उतारेंगे, चावल भी उतारेंगे। और वहां बड़े मात्रा में किसान है, बड़े बड़े किसान है जिनके 500-600 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, वैसे वैसे किसान है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके पास। और हमारे पास 50 एकड़ अगर जमीन है या 60 एकड़ जमीन है तो वो बहुत बड़का किसान है, लेकिन वहां तो उसके 10 गुना में है लोग। तो हमारे देश के किसान उन किसानों के सामने नहीं टिक पाएंगे, और वहां के किसानों को वहां की सरकार बहुत सारी सब्सिडियां देती है, और हमारे देश के किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिलता भैया। आप हो या हम हो, उसी किसान के उगाए हुए अनाज को हम लोग खाते हैं। तो हम लोग खाते हैं तो हम लोग पैसा तो दे करके खरीद रहे हैं अनाज को, लेकिन उस किसान को उतना मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो वो 13 महीने आंदोलित थे, और 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। उनके परिवार को, वो अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। क्यों? कि किसानों को मान ले सरकार। लेकिन सरकार है कि हटकर्मी पे उतरी हुई है, मानती ही नहीं, सुनने को तैयार नहीं है किसान। तो यह सब भी किसान भी विरोध में हो गए। युवा यूजीसी ला दिए, यूजीसी ले आकर के क्या ना कि हर वर्ग को सड़क पर ले आकर के खड़ा कर दिया। अरावली पर्वत को खुदाई करने के लिए तैयार हो गए ये लोग। मतलब अब देश के संस्कृति के साथ भी यह खिलवाड़ करने लगे। हकीकत कुल मिलाकर के अगर आप दर्शकों को बताऊं तो यह है कि यह सरकार
उद्योगपतियों के हाथ बिक चुकी है पूरी तरह से। पहले ध्यान से समझिए, 2-3 उद्योगपतियों के हाथ ये बिक चुकी है कि यह सरकार जो है उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है और उन्हीं लोगों के लिए कानून बना रही है। पहला रीजन। और दूसरा रीजन, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नरेंद्र मोदी के जीवन का कुछ ऐसा सबूत है, ऐसी इनकी सबूत है जिससे यह अमेरिका के सामने झुक रहे हैं। अमेरिका, ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं जिस दिन चाहूं नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक करियर को समाप्त कर सकता हूं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि अब यह सरकार चारों तरफ से फंस गई। देशभक्ति में भी चाइना बॉर्डर से भी फंस गई, उधर से भी फंस गई, उधर से भी फंस गई। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसके सहयोगी दल, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोगी दलों के दम पर है। और जब सहयोगी दलों के दम पर है तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल नीतीश नायडू शिंदे यह इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ चुके हैं और कभी भी यह समर्थन वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से, और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। और एनडीए गठबंधन की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। अब ओम बिरला ने यह कह करके कि कांग्रेस की महिलाएं प्रधानमंत्री पर हमला करना चाहती थी, नरेंद्र मोदी को और फंसा दिया है और इस पर एफआईआर न करा के, जांच के आदेश न देकर के और फंसा दिया है कि एक डरपोक प्रधानमंत्री डर से नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये चीजें। और बाकी आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।